बीजेपी और नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह ऐसे मामलों में सरप्राइज देने के लिए मशहूर है। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। तो एक बात क्या मुंह से निकल गई थी, अंदाजा था कि एक मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम होंगे। आगे देखते हैं कोई बदलाव होता है नहीं होता है। कल रात तक बिल्कुल माहौल गर्म था कि 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। परवेश वर्मा जी के लिए तो आपके गडकरी जी ने ट्वीट तक कर दिया था उनको बधाई देने के लिए, पर 8 मिनट बाद उन्होंने उस ट्वीट को विड्रॉ किया। तो साहब रेखा गुप्ता जी दिल्ली की मुख्यमंत्री हो चुकी हैं और परवेश वर्मा जी को फिलहाल मुख्यमंत्री आवास में परवेश वर्मा जी को प्रवेश नहीं मिला है और तस्वीरें सब बताती हैं। और सिरसा जी को, कपिल मिश्रा जी को, सूद साहब को और पंकज कुमार सिंह साहब को और रविंद्र सिंह साहब ने फिलहाल कैबिनेट की शपथ ली है। अब जब ये न्यूज़ आ गई और मैं बहुत सारे ई पोर्टल्स पढ़ता हूँ, जैसे आपके ई पेपर्स, जैसे दैनिक भास्कर हो गया, अमर उजाला हो गया, एनबीटी हो गया, दैनिक जागरण हो गया, हिंदुस्तान हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, तो ये बीजेपी का फैसला आने के बाद एकदम से सब ने ज्ञान देना शुरू किया कि ये फैसला बीजेपी ने क्यों लिया है। कोई पेपर लिख रहा है कि वैश्य समुदाय को थामने के लिए किया है, कोई पेपर लिख रहा है और बहुत से ब्रॉडकास्टर्स भी बोल रहे हैं। एक्चुअली जब कुछ चीज हो जाती है तो उसका एनालिसिस करना बड़ा आसान हो जाता है कि ये इस मारे हुई होगी। तो साहब परवेश वर्मा जी के लिए कहा जा रहा है शायद उनको इस मारे नहीं लिया गया क्योंकि परिवारवाद का मामला है, और इस मारे क्योंकि उनकी बड़ी हार्ड लाइनर छवि है, वगैरह वगैरह। तो सारे एंगल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी ऐसे मौके पर क्या सोचती है। अपनी ही बात रखूंगा और अपनी ही बात काटूंगा, ये सबसे अच्छा एक तरीका होता है किसी चीज को एनालाइज करने का। चाहे आप कोई अच्छा कंटेंट बना रहे हो, कहीं अपनी बात रखते रहे हो बतौर वक्ता या बतौर अधिवक्ता। तो साहब पहली चीज ये आ रही है कि वैश्य समुदाय को थामने के लिए यह फैसला लिया गया है। अगर यह है पार्ट 1। इसका जवाब है, अगर वैश्य समुदाय को थामना था तो हमारे दूसरे विजेंद्र गुप्ता जी क्या बुरे थे। विजेंद्र गुप्ता वो इंसान हैं भाजपा के जो सबसे कद्दावर नेता हैं दिल्ली के। साहब 2015 में जब 67 सीट जीतकर आप आई थी और सिर्फ 3 भाजपा के लोग जीते थे, तब विजेंद्र गुप्ता जी जीते थे। उसके बाद 2020 में जब सिर्फ 8 बीजेपी के विधायक जीते थे, तब विजेंद्र गुप्ता जी जीते थे। दोनों बार वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन दिल्ली की विधानसभा में रहे। आमतौर पे माना जाता है जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है आमतौर पे विधानसभा का या लोकसभा का, वो ही अगर विपक्ष आती है पावर में तो वो ही प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनता है। दोनों एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं। वो तो भाई वैश्य भी थे, वो तो भाई गुप्ता भी थे, और उन्होंने केजरीवाल की आंधी को 2015 में और 2020 में झेला था और कामयाब हुए थे। सोचिए उनका अपने क्षेत्र में क्या योगदान होगा और क्या कद होगा, और दिल्ली के वैश्य समाज में क्या सम्मान होगा, तो फिर उनको क्यों नहीं बनाया गया। तो ये जो लॉजिक दे रहे हैं बहुत से लोग और पेपर की वैश्य समुदाय को थामने के लिए, साधने के लिए रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी गई है, यहां मेरे हिसाब से ये कॉन्ट्रडिक्ट होती है। अब उसके बाद आ जाती है दूसरी बात साहब, मैं आता हूं प्रवेश पर कि साहब परिवारवाद ना, परिवारवाद के 2 पहलू हैं। परिवारवाद पर वहां सवाल उठते हैं या वहां पर इसको पे आरोप लगाया जाता है परिवारवाद पर, जहां पर आप किसी नालायक आदमी या महिला को धक्का मार मार के रीलॉन्च कर करके राजनीति में कामयाब करने की कोशिश कर रहे हो, और वो इस मारे कर रहे हो क्योंकि वो किसी परिवार से है। तो परिवारवाद कोई स्वीपिंग एलिगेशन नहीं है कि परिवारवाद के चलते कोई भी आदमी राजनीति में कामयाब नहीं हो सकता। परवेश 2 बार सांसद रह चुके हैं। परवेश ने केजरीवाल जैसे आदमी को 5000 वोटों से बयाना लेके, लोहा लेके हराया है। तो वो आदमी परवेश वर्मा अपने पिताजी के साहेब सिंह वर्मा जी के जो छत्र छाया थी उससे बाहर निकल के भी उसने अपनी हैसियत और राजनीतिक औकात बताई है। तो इसका मतलब अगर बताई है तो वो परिवारवाद की छवि के बाहर आ चुका है। तो ये कह देना कि परिवारवाद के मारे उसको नहीं मिला है, मैं नहीं मानता।
फिर एक आर्गुमेंट ये मैंने किसी पेपर में पढ़ा कि साहब वो बहुत कट्टरवादी आदमी रह चुका है, कट्टरवादी आदमी रह चुका है और डिस्प्यूटेड, क्योंकि उसने कुछ बयान दिए थे। तो यहां इसका कॉन्ट्रडिक्शन ये आता है, तो कट्टरवादी तो हमारे योगी जी भी हो चुके हैं, रह चुके हैं, आज भी कट्टरवादी हैं, उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री हैं। तो ये वाली बात भी यहां पे गलत हो जाती है कि कट्टरवाद, और अगर कट्टरवाद के चलते उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं दी गई है तो भाई इसका मतलब यह हुआ कि अब आने वाले वक्त में जिस हिसाब से दिल्ली में बीजेपी जीत के आई है, और अगर कट्टरवाद पे ही ये वजह है कि आपने प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं, मुख्यमंत्री पर आवास में प्रवेश को नहीं करने दिया, तो इसका मतलब इस चुनाव के दो मतलब तो आप साफ निकाल लीजिए। अगर कट्टरवाद रीजन है और उसके जवाब में एक जमीन से जुड़ी रेखा गुप्ता, लेकिन जो 2015 और 2020 का विधायकी का चुनाव हार चुकी थी, उनको दिल्ली की राजनीति में मौका दे दिया गया है, तो आने वाले कुछ वर्षों के लिए दिल्ली की राजनीति में नुपुर की राजनीति खत्म हो चुकी है। अब 5 साल बाद, 7 साल बाद, 8 साल बाद क्या हो, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। फिर कहीं से यह आर्गुमेंट आ रहा है कि साहब रेखा गुप्ता जो थी, इनके आरएसएस से ताल्लुक थे, ये एबीवीपी के सदस्य रह चुकी हैं, क्योंकि ये कैडर से जुड़ी थी, इस मारे इनको शपथ दिलवाई गई है। तो भैया इसका जवाब ये आता है कि प्रवेश वर्मा भी कैडर से जुड़ा आदमी है, प्रवेश वर्मा भी सीधे आरएसएस से जुड़ा आदमी है, और प्रवेश वर्मा तो वो आदमी है जो बाल स्वयं सेवक का मेंबर बना था शायद 1989 में, और 77 की प्रवेश वर्मा की बर्थ है। तो ये तो इतने पुराने कैडर के हैं, तो ये वाली बात भी यहां नहीं आती कि आरएसएस ने पर्ची लिखकर दे दी होगी। फिर ये बात आती है कि साहब बीजेपी ऐसी कुर्सी, ऐसे मौकों पर सरप्राइज देती है। सरप्राइज कैसे दिया था? मोहन यादव जी का दिया था मध्य प्रदेश में। सरप्राइज कैसा दिया था? राजस्थान में भजनलाल जी का दिया था। ये दोनों तो सरप्राइज हो गए, लेकिन महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी का सरप्राइज नहीं दिया था। 2022 में जब यहां पर योगी जी पुनः चुने गए थे और उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, तो योगी जी को लेके कोई सरप्राइज नहीं दिया था। 17 में भी उन्होंने शपथ ली, 17 में तो भले सरप्राइज मान लें, लेकिन 22 में बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था। लेकिन मध्य प्रदेश में जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, असर मोदी जी का है, लेकिन एक चेहरा होता है, मुख्यमंत्री कौन होता है, योजनाएं किसकी होती हैं, उसका असर पड़ता है, तो वहां शिवराज जी को बदल दिया गया। तो ये बात भी यहां पर लागू नहीं होती है कि बीजेपी एक हमेशा नया चेहरा देती है। ऐसे मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बता दिए, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, जहां पर नया चेहरा नहीं दिया, राइट, नो सरप्राइजेस। लेकिन मध्य प्रदेश में और राजस्थान में नया चेहरा दिया, मैटर ऑफ सरप्राइजेस, और दिल्ली में भी अब नया चेहरा दे दिया। तो जितने भी हम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन बढ़ाकर देखते हैं, सब बीजेपी के एक दूसरे को उनकी थिंकिंग में, मैं ये जो बात कर रहा हूं कॉन्ट्रडिक्शन, ये नेगेटिव में नहीं कर रहा हूं, उनकी थिंकिंग में कोई ना कोई चीज मौके पर किसी ना किसी चीज को काट रही होती है। मैंने आपको इतने सारे एग्जांपल बता दिए। अब बात आती है कि महिला को मौका दिया है, महिला को। भैया महिला के बारे में बात सम्मान एक बात बता दूं, हमारे देश में पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना, फलाना योजना, इज्जत घर योजना, अनाज योजना, जिनको मैं हमेशा से वेलफेयर स्कीम्स मानता था, मैं इनको फ्रीबीज नहीं मानता था, वो तो अब बात पुरानी हो गई, वो बात अब पुरानी हो गई। अब तो हर आदमी ने उसको अपना हक समझ लिया। अब दौर आया है फ्रीबीज का, जो दक्षिण भारत से भारत में शुरू हुआ। उसके बाद शायद जब दूसरी बार नीतीश चुनाव लड़ रहे थे, तो इन्होंने वहां पर बच्चियों को साइकिलें बांटी थी, जो बहुत शानदार स्कीम बताई गई थी। उसके बाद फ्रीबीज का मौका आया दिल्ली में केजरीवाल के पास। अब लेकिन फ्रीबीज का मामला भी पुराना हो गया है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि इनको महिला के बारे में बनाया गया है क्योंकि आने वाले चुनाव में महिलाओं पे इस सिलेक्शन का, रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री बनाने का असर पड़ेगा, तो देखो भैया साफ बात, मुझे तो नहीं लगता असर पड़ेगा। जो कहीं भी आप अब स्कीम उठा के देख लो, अब भाई साहब प्राइम मिनिस्टर की वेलफेयर स्कीम्स पुरानी हो गई, फ्री बीज भी पुरानी हो गई। अब तो बहना सीधा बता रही है कि ये बताओ जीतने के बाद दोगे क्या,
सीधी बात। ना कोई लाडली बहना, ना कोई नटखट बहना, ना कोई चुलबुली बहना, ना कोई खामोश बहना। बहना है बहुत खिलाड़ी। वो सीधे कहती है कि महीने में जीतने के बाद कितना पैसा मिलेगा, हर महीने रक्षाबंधन बनाओगे या नहीं बनाओगे, पहले ये बताओ। योजनाएं गई वो बाद में बात करेंगे। और इसका आप उदाहरण उठाकर देख लो, मध्य प्रदेश में लाडली बहना के दम पर पूरा चुनाव लड़ा गया। बिहार में जो महिला संवाद यात्रा नीतीश कुमार निकालने जा रहे थे, जिसमें उन्होंने ये सोचा था कि हम महिलाओं के लिए ये चीजें डायरेक्टली अनाउंस करेंगे, डायरेक्ट ट्रांसफर टू अकाउंट, एक दिन पहले तेजस्वी ने अनाउंस कर दिया मैं हर महिला को 2,500 रुपए दूंगा। जैसे ही तेजस्वी ने अनाउंस करा, नीतीश कुमार को अपनी पूरी यात्रा रोकनी पड़ी, ये रीइवैल्यूएट करने के लिए कि अब हमें अपनी प्यारी बहनों को क्या देना है। महाराष्ट्र में चल रही है लड़की बहन योजना, वहां पर 1,500 रुपए डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है। अगर ना हो रहा होता तो पता चलता। दिल्ली में 11-12 हजार रुपए शायद केजरीवाल दे रहा था, केजरीवाल ने अनाउंस किया 2,100, तड़ से भाजपा ने मारा 2,500। तो ये जो आइडिया है कि एक महिला को बना देने से कहीं चुनाव में महिलाएं आपको वोट देंगी, ये तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि ये तो बिल्कुल धरातल पर देखने को नहीं मिलेगा। 2024 में कितनी प्यारी प्यारी बहनाएं राहुल गांधी के साथ चली गई इस चक्कर में कि साथ के 8,000 रुपए खटाखट 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 आएंगे। तो भैया बहना का अगर वोट चाहिए तो देखो, अच्छा लगे या बुरा लगे, बड़ी कड़वी बात करता हूं, अब बहना हर महीने रक्षाबंधन चाहती है, हर महीने बताओ मेरे भैया तुम क्या दोगे, वरना वो राखी किसी और से बंधवा लेगी इन मोस्ट ऑफ द केसेस। हाँ, बहना पर एक असर पड़ता है, वो लॉ एंड ऑर्डर का असर पड़ता है, सिवाय एवरी मंथ रक्षाबंधन के, जिसका लाभ हमें यहां लगता है कि योगी जी को मिलता है। लेकिन दिल्ली में वो बात भी नहीं है, क्योंकि दिल्ली की पुलिस पहले भी केंद्र के अधीन थी, लॉ एंड ऑर्डर, और अभी भी केंद्र के अधीन रहेगी। तो बहना के आने से वहां के लॉ एंड ऑर्डर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जितना भी मैंने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन करके पुराने किस्से भी जोड़कर, हाँ एक चीज भूल गया, आपके साहिब सिंह सैनी, नायब सिंह सैनी साहब, उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था, लेकिन वहां कोई सरप्राइज नहीं दिया गया, वहां नायब सिंह सैनी साहब ही को बना दिया गया। सो जितने भी आप चीजें उठा के देखेंगे, एक पैटर्न और एक ट्रेंड बिल्कुल नहीं देखेंगे। बीजेपी के सिलेक्शन में हर जगह कोई नया फॉर्मूला चलता है जो वक्त से पहले शायद किसी को नहीं पता होता है। एक चीज कहीं कहीं देखने को मिलती है कि सेंटर ने और बीजेपी ने यह बता दिया है कि आप कुछ भी हो, किसी भी चीज को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, पहला। दूसरा, उन्होंने बहुत से फैसले लेके बता दिया है कि नीचे से जुड़ा आदमी को किसी भी ऊंचाइयों तक ले जाकर बिठाया जा सकता है। और तीसरा, उन्होंने ये भी बता दिया है कि यहां पर केंद्र के कैबिनेट मंत्रियों को स्टेट के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, विधायकी के चुनाव भी हम तुमको लड़वा के देख सकते हैं। तो ये मत सोचो कि तुम कैबिनेट मंत्री बन गए, और ऐसे भी एग्जाम्पल देखने को मिले हैं, अगर तुम कैबिनेट मंत्री बन गए और दिल्ली आके बैठ गए तो तुम उड़न खटोला हो गए। अरे भैया, कभी कभी साफ साफ कह देना चाहिए कि भैया समझ में नहीं आ रहा बीजेपी क्या सोच रही है या क्या सोचती है, और इतने एग्जाम्पल से मैंने आप लोगों को डिफरेंट तरीके के बता दिए। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़।